हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए बैंकिंग क्लास लाते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज भी क्लास होनी थी 11:30 बजे, बट नेटवर्क इशू था, वाईफाई का थोड़ा सा खराबी थी जिसके कारण मैं क्लास लाइव नहीं ले पाया। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास है उसी का ही कंटिन्यूशन है, आप ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर आते हैं उसमें पढ़ते हैं तो उसी के आगे का इस वीडियो को देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कीजिएगा। दोस्तों मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको पता होगा बजट टॉपिक को स्टार्ट किया था, है ना। बजट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आपको, बजट क्या है, कैसे कैसे आता, तो उसके ही आगे कुछ चीज़ें रह गई थी इसको समझाना, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और साथ में आज हम थोड़ा बहुत टैक्स को लेके भी बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए दोस्तों, अगर आपने मुझे इस चैनल को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, है ना। इतना काम तो कर दे करो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। देखो हमने ये सब पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। ये सब हो गया था, है ना। और आई थिंक मैंने, देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, याद होगा, कैपिटल बजट क्या होता है और आपका रेवेन्यू बजट क्या होता है। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, है ना। याद है ना, CR, CE। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो बेटा कल वाला वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। RR और RE, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों क्लैरिफाई कर दिया था इससे पहली क्लास में। तो आज हम क्या करेंगे, फिर हमने ये सब पढ़ने के बाद में मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बतानी है मुझे, शॉर्टकट जो लिखे इनका यूज़ है उसको मैं आज बताऊंगा। और फिर मैं टैक्स को लेके बातचीत करूंगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आगे चलते हैं, सीधे कहानी पे आते हैं, मुद्दे की बात पे। देखो हमने ये सब पढ़ लिया था, और ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और हम यहाँ तक आ गए थे, है ना। हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने जो है लास्ट क्लास में इससे पहले में यहाँ तक की कहानी को बताया था, ये पूरा बताया था। इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट जो होता है ये सब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इससे आगे कहानी आज हमें डिस्कस करना है। आगे कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फॉर्मूले, जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इनको ही एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, इसको लेकर मैं आज बातचीत करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम टैक्सेशन वगैरह को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में। चलिए देखो दोस्तों, अब जरा ध्यान समझिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि एक बताया था CR, है ना। मतलब कैपिटल रिसीट। एक बताया था दोस्तों मैंने RR, मीन्स रेवेन्यू रिसीट। एक बताया था दोस्तों मैंने CE, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बताया था मैंने आपको दोस्तों RE, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। में भी आपको याद हो, कल ही पढ़ाया था यार, आते दिन तो हुए नहीं, है ना। इन सब में मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार रिकॉल कर लेना, पुरानी वाली यानी कल वाली क्लास को एक बार जरूर रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप सारे दोस्त, है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है कुछ फॉर्मूले को दोस्ती करना। एक काम और करते हैं, कुछ चीज़ें और बताता हूँ। एक नए वर्ड से दोस्ती कराते हैं आपकी, TR। TR का मतलब होता है दोस्तों टोटल रिसीट, मीन्स CR प्लस RR। एक टोटल माने दोनों को जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो, है ना। वैसे ही दोस्तों एक वर्ड से दोस्ती और करेंगे, TE, टोटल एक्सपेंडिचर, मीन्स C प्लस RE। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, है ना। तो ये चीज़ तो क्लैरिफाई होगी। एक नया वर्ड आया TE, एक आया TR। अब ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि भैया इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है अब, इसलिए ठीक। अब क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो होता क्या है भाई, अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो यहाँ से निकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन करना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले को लेकर बातचीत करता हूँ तो एक आता है भाई बजट डेफिशिएट। चलो बजट डेफिशिएट क्या है उसको समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें भाई किसी भी कंट्री का जो बजट होता है, कोई भी बजट जब बनता है तो उसमें हमने ध्यान दिया हो तो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो। पहली चीज़ TR, दूसरी चीज़ TE। भाई यही तो होता है, अगर आप देखेंगे तो लिखा था ना कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, TR मतलब टोटल रिसीट में आ जाएगा हमारा CR, कहाँ कहाँ से पैसा आया, RR, CE और RE, है ना दोस्तों।
ये दोनों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं दोस्तों। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ अगर ऐसा हो जाए टी ई, चलो टी आर ले लो पहले, टी आर इज ग्रेटर देन टी ई। लो भाई, अब आप ही बताओ, अगर मान लो रिसीट ज़्यादा है, मतलब प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं, खर्चे कम हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? एक कॉमन सेंस लगा लो भाई, आपके घर में पैसा ज़्यादा आ रहा है, खर्चे कम है, तो बहुत अच्छी बात है ना? तो इस प्रकार की अगर सिचुएशन होती है तो इस प्रकार के बजट को बोलते हैं दोस्तों बजट सरप्लस। क्या बोलते हैं? बजट सरप्लस, है ना? दूसरा केस, अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाएं तो मीन्स टी आर इजिकल टू टी, दोनों इक्वल हो गए तो क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड बैलेंस बजट। क्या कहलाएगा दोस्तों? बैलेंस बजट, यानी कि इक्वल फ्रेम में चल रही है, बराबर चल रही है। एक थर्ड केस और हो सकता है दोस्तों, क्या? अगर टी आर कम है, टी ई ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? बजट डेफिशिएट। क्या कहलाएगा दोस्तों? बजट डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब घाटे का बजट, यानी कि आपका जो बजट है वो घाटे में चल रहा है। भाई सीधी सी बात है, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और पैसे हैं नहीं, तो घाटे में तो चल रही ज़िंदगी, है ना? तो ये हमारा क्या होता है? टी आर अगर कम है, टी ई ज़्यादा है, यानी कि बजट डेफिशिएट के बारे में अगर बात करा जाए, इसका ही एग्जाम में फॉर्मूला आता है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? टी ई माइनस टी आर। अगर मैं पूछूँ कितना घाटा है, तो आप क्या करोगे? टोटल खर्चे में से टोटल रिसीट को माइनस कर दोगे, है ना? तो हमें जो बजट डेफिशिएट है उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी, हम कितने घाटे में जी रहे हैं। क्लियर? तो ये तो रहा देखो बजट डेफिशिएट, जो यहाँ पे लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला डेफिशिएट और होता है दोस्तों, जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिशिएट। चलो, अब रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होगा? बहुत आसान है भाई, आपको मैंने पढ़ाई थी दो चीज़ें, आर आर और आर ई, है ना? बस इससे कनेक्ट कर लो। भाई एक बात बताओ, रेवेन्यू डेफिशिएट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है ना? तो ऑब्वियस घाटे में ही हो गया आप, तो इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिशिएट। अब क्वेश्चन एक ये है कि हमारे इंडिया में ये घाटा है? अब ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यस और नो में आंसर जब देंगे। देखो, अगर आपको याद हो रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है? भाई रेवेन्यू रिसीट में हमारे आते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना दोस्तों? और क्या आता है? अब टैक्स में हमारे ये सारे टैक्स आ गए, जितने भी हम टैक्स पे करते हैं सरकार को। चलो, नॉन टैक्स में मैंने बताया था फाइन आ गई, पेनल्टीज आ गई, ग्रांट आ गई, है ना? और डोनेशन वोनेशन आ गया, कहीं से पैसा आ रहा है, बाजार से कमाया गया प्रॉफिट आ गया, है ना? सरकार को जो प्रॉफिट होता है अपने जो तो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन सबसे होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जरूरी खर्चे, याद आया? जो देने ही देने हैं, सैलरी हो गई, सब्सिडी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, है ना? तो ये डिफेंस में खर्चा हो गया, मतलब ऐसे पेंशन हो गई, ये ऐसे खर्चे हैं जिसको इग्नोर नहीं मार सकते। अब आप खुद सोचो दोस्तों, भाई जैसे हमारे ज़िंदगी के खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या सरकार के नहीं बढ़ रहे हैं? ऑब्वियस, जैसे भाई हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जैसे हमारी लाइफ के खर्चे बढ़ते जाते हैं, है ना? वैसे ही गवर्नमेंट के भी खर्चे बढ़ रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं, उनको सैलरी देनी पड़ रही है ना? लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनको पेंशन देनी पड़ रही है। तो बहुत सारी सी सब्सिडी देनी पड़ रही है, सोलर के लिए, कभी किसी के लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, है ना? तो खर्चे तो डे बाय डे बढ़ते रहते हैं। अब मुद्दे की बात है, क्या इनकम आ रही है उतनी? देखो टैक्स, वो हमारे इंडिया में लोग बाबू ये चोरी वोरी कर लेते हैं, तो टैक्स का तो अपने पास जुगाड़ है, चोरी कर लो। तो अब सोचो, आप ही बताओ, क्या हमारे भारत के सभी लोग टैक्स पे करते हैं सही से? नहीं करते, तो टैक्स हम चोरी कर लेते हैं। और रही बात फाइन पेनल्टी में, वह अपना जुगाड़ चल जाता है दोस्तों, है ना? अरे भाई सीधी सी बात है, वही अपना जुगाड़, समझ गए ना? भाई सीधी सी बात है, 100 की पत्ती दिखाओ, 200 की पत्ती दिखाओ, काम खत्म। तो क्या ज़रूरत है हमें फाइन भरने की, चालान भरने की और पेनल्टी देने की, है ना? अब आप खुद सोचो, जब हम अपना दूस यहाँ पे टैक्स चोरी कर लेंगे, यहाँ पे हम जुगाड़ कर लेंगे, तो क्या सरकार को ये पैसा मिलेगा? इतना तो मिलेगा नहीं। खर्चों में तो जुगाड़ नहीं है ना, खर्चे तो देने ही देने हैं। सरकार तो जुगाड़ नहीं कर पा रही। हमने तो जुगाड़ कर लिए, लेकिन सरकार से उम्मीदें हैं कि भाई हमें सैलरी कब बढ़ेगी, हमें तनख्वाह, हमें पेंशन कब मिलेगी, हमारी सब्सिडी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई इस बार? तो भाई एक बार बताओ, जब सरकार के पास यहाँ पे आएगा तो ही तो यहाँ से वहाँ को जाएगा। अब आप खुद सोचो, खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या उतनी प्राप्ति हो पा रही हैं जितने खर्चे हैं? असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियस है, इंडिया में ये भी देखने को मिलता है ना, ये बात थोड़ी है। हमारे इंडिया में ये भी घाटा है, याद रखिएगा, हमारे इंडिया में रेवेन्यू डेफिसिट भी देखने को मिलता है, क्योंकि
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के ज़्यादा हैं और उतनी प्राप्तियां नहीं हो पाती, इसलिए हमारे इंडिया में क्या देखने को मिलता है, रेवेन्यू डेफिसिट के भी दर्शन होते हैं। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा रेवेन्यू डेफिसिट है क्या। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है फिस्कल डेफिसिट, और बड़ा इंटरेस्टिंग समझने वाला बताते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है ना फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब ये क्या होता है बताता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है टीई माइनस ये है भैया इसका फॉर्मूला। मतलब कुल खर्चे माइनस कर दो उसमें से, भाई डेफिसिट खर्चे ज़्यादा ही होंगे है ना, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, लेकिन कंडीशन अप्लाई, कैपिटल रिसीट से एक वर्ड लिखा है दोस्तों पहले क्या, नॉन डेट। अब ये डेट क्या होता है, कर्जा। डेट माने उधार, बोरो, कर्जा है ना। अगर आपको कैपिटल रिसीट याद हो तो मैंने तीन चीज़ें पढ़ाई थी इसमें, याद है, दो तीन चीज़ें याद होंगी आपको, याद हो तो मैंने बताया था जितना भी पैसा सरकार की लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो भी सरकार ने उधार लिया है, जो देना होता है, जो खुद के पास नहीं होता, वो सब इसमें आता है। याद आया, कल ही बताया था मैंने लाइबिलिटीज़। तो एक बात बताओ, जो एक तरीके से लाइबिलिटीज़ हैं वो तो कर्जा ही हुई, है ना। तो ये खुद का पैसा थोड़ी है भैया, ये तो एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन जाना ही जाना है वापस। तो ये बताओ, ये अपना पैसा थोड़ी है। जब ये लौटना है तो ऑब्वियस को क्यों काउंट करना, है ना। अगर आपको देखना है हम असलियत में घाटे में हैं या फायदे में हैं, तो आप इस पैसे को गिन ही क्यों रहे हो कि तो ये तो भैया जाएगी माया, वापस जाना ही जाना है। तो मीन्स अगर हम डेफिशिट पता करते समय जब रिसीट होती है उसमें उस वाले पैसे को छोड़ देते हैं जो हमने बोरो कर रखा है, यानी कि उधार ले रखा है ना। और बिना उधार वाले पैसे को लेकर जब हम रिसीट निकालते हैं और टोटल खर्चे निकालते हैं, तो जो घाटा हमें नज़र आता है दोस्तों, वही कहलाता है फिस्कल डेफिशिएट। क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिशिएट। अब आप बोलोगे ये है सर, अरे ये तो बिल्कुल होगा, जब बजट डेफिशिएट हो सकता है तो ये तो दौड़ के होगा, क्योंकि इसमें तो उधार वाला पैसा और हटा दिया है हमने, है ना। तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है, नॉन डेट मतलब बिना कर्जे वाला पैसा, मतलब जितनी भी हमारी रिसीट है, टी आर मतलब टोटल रिसीट, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, सी आर और आर आर। तो आर आर तो पूरा ले लिया है, लेकिन सीआर में उधार वाले को हटा दिया है, बोरो वाले को हमने यहाँ से नहीं लिया। तो बिना बोरो वाला पैसा ले लो सीआर में, और आरआर ले लो, ये अपना पैसा है भैया, ये हमें, ये अपना है। अपना मतलब इसके ऊपर हमारे कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये मैं वापस नहीं देना किसी को, अपना पैसा है ये, है ना। अगर ये पैसा, अगर तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर देगा तो तुम घाटे में नहीं हो, लेकिन अगर ये पैसा तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, तुम्हारे खर्चे अब भी ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं इस पैसे के अकॉर्डिंग, तो आप कौन से घाटे में जी रहे हो, आप फिस्कल डेफिशिएट को जी रहे हो, यानी कि एफडी में जी रहे हो, यानी कि फिस्कल डेफिशिएट आपके देश में है। अच्छा एक बात बताओ कि हम इसे दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते, जैसे भाई अगर हम देखें बजट डेफिशिएट, याद आया, अभी मैंने बताया था बजट डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या था, टी ई माइनस टी आर। देखो, है ना, कंपैरिजन करो, टी ई यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, टी आर यहाँ पे भी है। अब टी आर को जरा ओपन करना, सी आर प्लस आर आर, है ना। देखो आर आर यहाँ पे भी है, आर आर यहाँ पे भी है, सी आर यहाँ पे भी है, सी आर यहाँ पे भी है, बस एक ही तो अंतर है, यहाँ बिना उधार वाला है, यहाँ उधार वाला भी शामिल है। तो मतलब क्या है, इसको निकालने का शॉर्टकट भी तो बन गया। क्या करो, कुछ नहीं करो, कि जो भी हमारा बजट डेफिशिएट है, जो भी हमारा बजट घाटा है, अगर उसमें से मैं डायरेक्ट बोरो वाला पैसा माइनस कर दूं, तो भाई सीधी सी बात है, जो भी सरकार ने उधार ले रखा है उसे हटा दो, तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा, फिस्कल डेफिशिएट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, दोनों ही एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सबसे ज़्यादा आने वाला है पेपर में ये। कई बार ऐसे पूछता है फिस्कल डेफिशिएट कैसे निकाल लेते हैं, ऑप्शन दे देता है बजट डेफिशिएट माइनस बोरोइंग, बजट डेफिशिएट प्लस बोरोइंग, रेवेन्यू डेफिशिएट माइनस बोरोइंग, रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस बोरोइंग। तो आपका सीधा फंडा है क्या, बजट डेफिशिएट माइनस बोरोइंग, जो भी बजट वाला घाटा है उसमें से बोरोइंग वाले को हटा दो, उधार वाले को, तो हमें जो घाटा मिलता है वो है अपना फिस्कल डेफिशिएट। क्लियर। तो उम्मीद है ये सारे घाटे समझ में आ गए होंगे, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो
तो ये छोटे से एक बजट की कहानी थी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे की कहानी को, है ना। अब हम आज जो बात करेंगे टैक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। थोड़ा बेसिक्स जानेंगे टैक्स को लेकर, ठीक है। टैक्स को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों ध्यान सुनना भाई, अगर हम टैक्स को लेकर बात करें तो टैक्स को भाई हिंदी में बोलते हैं कर, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना। और टैक्स क्या है दोस्तों, देखिए टैक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो टैक्स जो है हम सब और आप सबकी जिम्मेदारी है सरकार को पे करने की, है ना। भाई जब तक हम इंडिया में रह रहे हैं, अपने भारत देश की बात करें, जब से ज़िंदगी शुरू हुई है, जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, हमें टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। आप भी, हम भी, सब लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बात सही है आपकी, देना तो पड़ता ही है। अब ये है क्या, वही एक तरीके से वही देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए सरकार ने एक तरीके से हमारे ऊपर एक प्रावधान लगाया कि आपका भी रोल होना चाहिए, है ना। तो वो पैसा हम टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, टैक्स को जनरली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। ध्यान समझना, मेन मुद्दे की बात अब आई है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, खूब पढ़े होंगे कॉमर्स वालों ने, खूब रटे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो जनरली वे में आप बहुत से बच्चों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं सर वो टैक्स जो सरकार हमसे डायरेक्ट लेती है वो डायरेक्ट टैक्स है। मैंने कहा अच्छा, और जो नाच फिर के देती है, घूम फिर के देती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अरे भाई ऐसा नहीं देखो दोस्तों, याद रखना, कहाँ तुमने सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और चीज़ों को ऐड करना है। मतलब क्या है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट हमसे लिया जाता है। दूसरी चीज, इसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब इसका बोझ, इसका बर्डन हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे टैक्स जो कि शिफ्टेड नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या फिर शिफ्टेड, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। अब आप बोलोगे मतलब सर, मतलब बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स नाम सुना होगा आपने, है ना। भाई अगर हम ध्यान दें तो इनकम टैक्स हमारा इसका एग्जाम्पल होता है, किसका, डायरेक्ट टैक्स का। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, मैं हूँ, है ना। अब मैं जो हूँ जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बोलूँ नहीं भैया टैक्स मेरी पापा देंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो टैक्स भी सरकार मुझसे ही लेगी और मुझे ही सरकार को पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसके मेरा टैक्स मेरे पापा दे दे, मेरी माँ दे दे, मेरा कोई रिश्तेदार दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस टैक्स का भार मैं किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, यानी कि शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वो सारे टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम में आता है, याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स इसका उल्टा है। दोस्तों देखो, नाम में ही आंसर है इनडायरेक्ट, मतलब एक ऐसा टैक्स जो तुमसे सरकार ने लिया तो तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई सिंपल, जो हमें सरकार इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट करती है। जैसे मैं मार्केट गया, मैंने बोला भैया एक काम करो, एक पेन दे दो। शॉपकीपर ने पेन दे दिया, मैंने बोला कितने का है? बोला 10 रुपए का। मैंने कहा ले भैया 10 रुपए। अब आप बताओ कि आपको पता चला कि आपने इसके ऊपर टैक्स पे किया है? नहीं ना। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या दुकानदार, ना भाई इसमें 1.5 रुपए का टैक्स है, 1 रुपए का टैक्स है, 2 रुपए का टैक्स है, कुछ नहीं बोलेगा ना, आपको पता। अब आप समझदार हैं तो वो बात अलग है। अब आपने देखा पेन पे प्राइस कितने पड़े हैं, पेन पे प्राइस लिखे थे 10 रुपए और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ध्यान दिया होगा। या हिंदी में लिखा होता है सभी करों सहित। मतलब इसमें आपके टैक्स भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता कितना जुड़ा हुआ है। आपको ये नहीं पता कि हमने उसको टैक्स कब दे दिया, है ना, लेकिन दे के आ गए। तो यही टैक्स जो सरकार हमसे इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट करती है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात और बताऊं, ये जो टैक्स होते हैं दोस्तों, इनका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर, है ना। अब आप बोलोगे सर शिफ्ट कैसे हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल समझना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मान लेते हैं मान लो कोई प्रोडक्शन कंपनी है दोस्तों, है ना। ऐसे मान लो एक कंपनी पेन वाली ले लो।
अब एक कंपनी ने एक पेन बनाया, लो सेलो कंपनी ले लो या कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे यार, ए टू जेड कुछ भी ले लो, है ना। उसने एक पेन का प्रोडक्शन करा। अब मान लो भाई ये पेन बनकर तैयार हो गया है आपका, ऐसे मान लो 7 रुपये में तैयार हो गया। अब भाई एक बात बताओ, जब ये पेन बनकर तैयार हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी हो ए टू जेड, वो कंपनी पेन बना रही है, 7 रुपये का एक पेन बना के तैयार हो गया, क्या वो 7 रुपये में बेच देगी? नहीं, ऑब्वियस है कभी नहीं बेचेगी। सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट भी झेलेगी, है ना। चलो उसने बोला हम 8 रुपये में इस पेन को बाजार में बेचेंगे, लेकिन अब आप बताओ, इतनी बड़ी कंपनी अभी पेन बना रही है, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, क्या सरकार को टैक्स भरेगी नहीं भरेगी? भाई देना तो पड़ेगा। तो अब इसने सरकार को टैक्स दे दिया, है ना। अब मान लो इसने जो है कुछ पैसा सरकार को टैक्स के रूप में पे करा, ठीक है। अब ये जो टैक्स जो है, मान लो, चलो ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसने 50 पैसे टैक्स दे दिया सरकार को, और ये 50 पैसे कहाँ से वसूलेगा? मुझसे ही वसूलेगा, है ना। तो इसने क्या करा, एक काम करते हैं, 7 रुपये तो है ही इसकी कीमत, 50 पैसे इसने मान लिए टैक्स के जो सरकार को दिए हैं, और 50 पैसे इसने मान लिया अपना प्रॉफिट। और भाई जो होल सेलर आया, होल सेलर ही जाएगा, तुम और मैं तो जाएंगे नहीं, कस्टमर तो जाएगा नहीं, उससे बोला ये तुम्हें हम 8 रुपये में देंगे, लो जाओ। अब होल सेलर ने भैया 8 रुपये से कंपनी से पेन उठाया। अब क्या हुआ, अब हम क्या होल सेलर वाली दुकान पर थोड़ी जा रहे हैं, होल सेलर के पास थोड़ी जाएंगे, ये जाएगा रिटेलर के पास, है ना। अब रिटेलर से बोला भैया बताओ कितने का पेन है। तो रिटेलर ने बोला इससे लिए, भाई बताओ कितने रुपए का पड़ेगा। बोला देखो भैया ये पड़ेगा तुम्हें 8.5 रुपये का, यानी कि 8.5 रुपये का। अब रिटेलर ने से 8.5 रुपये का ले लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। या फिर ऐसे मान लो कि 9 रुपये का भी मान सकते हो, जो तुम्हारा इच्छा करे, 8.5 ही मान लो, 8.5 रुपये में इसने इसको पेन दी थी, है ना। अब क्या हुआ, जब ये मार्केट में बेचने गया तो इसने सीधे रखे प्राइस कितने, 10 रुपये। एक पेन पे 1.5 रुपये कमाने लगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात सोचो, ध्यान से सुनना, देखो जरा, इसने 50 पैसे लिए थे, सरकार को टैक्स दिया था 50 पैसे, इसने किससे वसूले? इसके ऊपर बोझ कर दिया शिफ्ट, है ना। 50 रुपये इसको दे दिए, इसने 50 पैसे जोड़ जाड़ के अपने प्रॉफिट को, चलो इसने 9 रुपये मान लो यार, ऐसे मान लो 9 रुपये मान लो, 50 पैसे जोड़ जाड़ के और 50 पैसे अपना प्रॉफिट जोड़ा, है ना। सीधी सी बात है, इससे क्या करा, 9 रुपये ले लिए, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे इसने भी तो दिए हैं ना, सही बात है ना दोस्तों, 9 रुपये ले लिए। चलो, अब इसने क्या करा, सीधी सी बात है, हमसे 10 रुपये ले लिए। तो एक बात बताओ, टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? और लास्ट में किसको पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को, यानी कि हम और आपको, कस्टमर को पे करना पड़ रहा है। तो वो टैक्स जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिनका बोझ शिफ्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जिनका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये रहा, देखो भाई, अगर हम ध्यान दें तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, पूरा क्लासिफिकेशन है आपके सामने। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स में आता है कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एसटीटी हो गया, सीटीटी हो गया, डीटीटी हो गया, ये सब हमारे कौन से टैक्स हैं भैया, डायरेक्ट टैक्स हैं। इसके अलावा ये जो बचे हैं हमारे, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, दीज ऑल आर हमारे कौन से टैक्स हैं दोस्तों, ये है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? चले, तो अपना काम क्या है अब दोस्तों, अपना एक सीधा सा फंडा है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें डायरेक्ट टैक्स पढ़ने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि हमें क्या पढ़ना होगा, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना होगा, है ना। इसके क्या स्लैब होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ना होगा, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी होंगी डिटेल में, ठीक है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है, एसटीटी क्या है, डीडीटी क्या है, सीटीटी क्या है, ये सारी चीज़ें, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए काम करते हैं, वैसे तो कल क्लास लगी हुई है यार डायरेक्ट टैक्स वाली, तो एक काम करते हैं, कल क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल क्लास में सीधे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर शुरू करूँगा। तो आज इतना रहने देते हैं, कल अपनी क्लास लगी हुई है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, सीधे क्लास में डायरेक्ट टैक्स के ऊपर लाइव आएंगे, और इस 11:30 बजे इन सबको लेकर मैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इंडायरेक्ट टैक्स को लेकर बात करेंगे, फिर इंडायरेक्ट टैक्सेस को देखो, कोशिश करूँगा इंडायरेक्ट टैक्स कल ही बता दूँ, लेकिन जीएसटी कल नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि जीएसटी बहुत लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी और लंबा भी टॉपिक है, इसमें कम से कम एक
1 से 2 घंटे तो चाहिए मुझे कम से कम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? तो इसकी कहानी करेंगे बाद में। तो आज इतना रहते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों 11:30 बजे, और 11:30 बजे आपको मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बता देना कमेंट में, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी देखो भई, अभी कुछ एजुकेटर्स के कोर्सेज़ आए हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, इनको आप एनरोलमेंट करा लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरा कोर्स भी चल रहा है इसमें। अभी दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ मैं शाम को 7 बजे, याद रखना, है ना? जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। प्लस में आया है, तो इसमें आप आइए और इसमें पढ़ना शुरू कर दो। आस्क ए डाउट फीचर है दोस्तों, इसका यूज़ करते रहा करो, और इसमें आप अपने डाउट को आप इमेजेस की फॉर्म में भेज के भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट होगा दोस्तों 28 नवंबर को 10 बजे। इस बार भाई 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को जो है अच्छे लकी ऑफर मिलने के चांसेस हैं, तो आप पार्टिसिपेट करो। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, फ्री फॉर ऑल है, सभी के लिए फ्री है, खासतौर पर फ्री क्लास वाले बच्चों के लिए लाया गया है ना? और आपको वही बता दें, इस समय बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है, बैंक का लेता है, तो 1 साल पे 4 महीने फ्री, 2 साल पे 8 महीने फ्री। कॉम्बो लोगे तो 1 साल पे 6 महीने फ्री, 2 साल पे 12 महीने का फ्री है। देखो कितना बढ़िया ऑफर है। 2 साल पे 12 महीने फ्री मतलब 3 साल का मिलेगा भैया। 2 साल प्लस 1 साल यानी कि 3 साल है। हो गया काम खत्म। वो भी फीस भी नॉमिनल है, चिंता मत करो। और ये कोड लगा लेना दोस्तों, उससे 10% और ऑफ हो जाएगी, है ना? क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर कल सुबह 11:30 बजे डायरेक्ट टैक्सेस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।